वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका एक फिर से स्वागत है। याद होगा हमने पिछली बार बताया था आपको डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का विकास। तो पिछले में हमने छोड़ा कहाँ था? 1858 का एक्ट यानी कहें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। यानी यहाँ तक अगर हम देखें तो 1858 के एक्ट से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी क्राउन का शासन शुरू हो जाता है भारत में, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। बैन इन द सेंस ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, उसका शासन अब क्या हो गया, भारत पर कंट्रोल नहीं रहा। अब भारत पर शासन किसके द्वारा होगा? तो भारत पर शासन ब्रिटेन के क्राउन के जरिए होगा, जिसका प्रतिनिधि याद होगा पिछले क्लास में हमने क्या कहा था कि गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों। तो जहां गवर्नर जनरल रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। वहीं वायसराय किसके रिप्रेजेंटेटिव हो गए? ये हो गए किसके? तो क्राउन के। यानी क्राउन अब भारत में शासन किसके जरिए करवाएगा? वायसराय के जरिए करवाएगा भारत में, जो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत शासन अधिनियम। अब देखेंगे यहां लिखा हुआ है पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब सवाल उठता है सर ये पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो यानी कह सकते हैं हम आसान भाषा में मंत्रालय। मंत्रालय यानी अभी आप देखेंगे मोदी जी के जो पोर्टफोलियो हैं, आप अरुण जेटली की बात कर लें, सुरेश प्रभु की बात कर लें, यानी जितने सारे जो मंत्री हैं वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आएंगे। तो कह सकते हैं कि जो मंत्री पद है या मंत्रालय की शुरुआत, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हो गई है। फिर आप देखेंगे कि अब जब धीरे धीरे पोर्टफोलियो हुआ तो भाई कानून बनाने के लिए, विधान बनाने के लिए फॉर लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो वायसराय है वो बड़ी होंगी। धीरे धीरे जिम्मेदारियां जब बढ़ती है तो याद होगा हम जब लोकसभा वगैरह पढ़ेंगे आगे तो और ज्यादा मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे 552 मैक्सिमम लोकसभा सीट है। जबकि अब कहोगे सर ये 552 है तो इलेक्शन कहाँ होता है? हाँ, इलेक्शन कहाँ होता है, इलेक्शन की बात करें तो 530 पे प्लस अगर हम बात करें 20+2 यानी एंग्लो इंडियन, और 20 सदस्य जो हैं वो कहां से? तो यूनियन टेरिटरी से हैं। यानी अभी कितना है? 13 है और ये 2 एंग्लो इंडियन, यानी 7 सीट वो रिजर्व रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस। जब जनसंख्या बढ़ेगा यानी 2026 के बाद इस पर कुछ बातें होंगी। यानी जैसे जैसे अब जिम्मेदारियां बढ़ी, सदस्य की संख्या भी बढ़ी, तो इस कारण से समझाने के लिए मुझे यह सहारा लेना पड़ा। अब समझना यहां पे क्या कहा कि विधान के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो नंबर है वो बढ़ाया गया। एग्जाम में क्या आएगा कि किस एक्ट के जरिए वायसराय की कार्यकारी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय की संख्या बढ़ाई गई? तो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो यानी कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर है, विधान मंडल है, इसकी नींव पड़ जाती है इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। जो अभी का विधानमंडल की बात करें हम तो विधानमंडल यानी अब देखेंगे संसद के रूप में लोकसभा, राज्यसभा, ये केंद्र की बात कर रहे हैं। अगर हम राज्य की बात करें तो यहां हो जाएगा विधानसभा, विधान परिषद। यानी ये जो प्रक्रिया है, ये सब भवन है, ये सब जो कहें हम कानून बनाने की जो जगह, कानून बनाने की जगह इसलिए क्योंकि ये किस पे आ जाएगा? लेजिस्लेचर में आ जाएगा, विधायिका में आ जाएगा। इसकी नींव पड़ जाती है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। जब आपके एग्जाम में पूछे जाएं कि किस अधिनियम के तहत भारतीय विधानमंडल या इंडियन लेजिस्लेचर की स्थापना की गई, नींव रखा गया, फाउंडेशन रखा गया, तो क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, चलिए अब देखें आगे कौन सा एक्ट आता है। अगर हम आगे एक्ट की बात करें तो क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अब अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान। यानी अब तक चुनाव जैसा वर्ड
कभी यूज किया ही नहीं गया था, इसमें भी किया नहीं गया है। यानी कहा गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान सबसे पहले कब लाया गया, तो कह सकते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। वो भी क्या है, अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट यानी जनता के द्वारा चुना गया नहीं। अभी आप देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, तो अब देखो इनडायरेक्ट मतलब क्या है वो हम समझाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हम लोग चुनते हैं क्या, नहीं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा जो चुने जाते हैं। जैसे हम लोग क्या चुनते हैं, एमपी, वो भी लोकसभा के एमपी, ना कि राज्यसभा के एमपी। हम लोग क्या चुनते हैं, विधानसभा का सदस्य, यानी कह सकते हैं एमएलए, और एमपी एमएलए मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो कह सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव भारत में कैसा होता है, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। क्लियर है, यानी जिसमें जनता भाग नहीं लेती है वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। अब जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, विधान परिषद के आकार को बढ़ाया गया। यानी विधान परिषद के आकार को कब बढ़ाया गया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इस काउंसिल की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी याद रखना, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, चलिए अब देखें नेक्स्ट वन। अब विधान परिषद के कार्यों को तो बढ़ा दिया गया, अब लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी ये, अब बजट पर चर्चा की गई और बजट पर चर्चा करने का मौका भी मिला। लेकिन सर अब आप कार्यकारी को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति भी दे देते हो, लेकिन एक जो सबसे बड़ी फीचर थी वो था पूरक प्रश्न। अब कहोगे सर ये पूरक प्रश्न क्या है, यानी बजट पर चर्चा हुआ, मान लो बजट पर चर्चा हुआ और जैसा कि कहा था पिछले क्लास में, याद करिए, 1 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष शिक्षा पर खर्च की जाएगी। अब 1 लाख रुपये बजट में पास कर दिया गया शिक्षा पे। हम पूछेंगे सर इस बार बजट पे कितना पैसा लाए हो बजट में शिक्षा पर, कहेंगे भैया 1 लाख नहीं, अब मैं 2 लाख कर दूं। मैं कहूंगा सर जनसंख्या बढ़ गया, आप 2.5 लाख कर दीजिए। यानी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, उन्होंने जवाब दे दिया, उसके बदले में मैं उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं। वो हो गया कंप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी पूरक प्रश्न। याद आई, यानी आप सोचिए कि सर आप हमें अधिकार भी दे रहे हो, लेकिन क्या एकदम सीमित अधिकार। आप हमें चर्चा करने के लिए भी बुलाए हो, कार्यकारी को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की गई, लेकिन अब देखो यहां देखना, कौन सी क्वेश्चन पूछ सकती थी, नोट में कर दिया इसीलिए ताकि जब आप रिवीजन करिए पढ़िए तो याद रहे किस एक्ट के तहत, तो 1892 के एक्ट के तहत। द काउंसिल्स कुड पुट क्वेश्चंस विद इन सर्टेन लिमिट्स टू द गवर्नमेंट। यानी काउंसिल 6 दिन, यानी अब सोचिए आपको क्वेश्चन करना होगा सर तो 6 दिन पहले नोटिस दीजिए, वो भी क्या जनहित मामले में। यानी 6 दिन पहले नोटिस दिया सरकार को, सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं सर, कहें तो वो भी क्या कुछ सीमा के भीतर, कुछ लिमिट के अंदर। अब सोचिए मैं पूछ लूं, लेकिन उनमें से किसी को भी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। यानी आप केवल नाम पूछिए, आपका नाम क्या है, नाम बता दिया। अब ये मत पूछिए कि आप कहां से हो कहां से नहीं हो। यानी यही तो था इस क्वेश्चन में, आप काउंसिल को नोटिस दे दिए 6 दिन के पहले मैं फलाना क्वेश्चन करूंगा, वो भी किसके हित में, तो जनहित के मामले में। अब जब वो जवाब दे देंगी, जवाब देने के बाद आप संतुष्ट हैं संतुष्ट नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है, अंग्रेजों का नहीं। इस कारण से क्या कर दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। क्लियर है। हाँ, एक चीज हम भारतीयों के लिए एक अच्छी थी कि पहले तो सर आप शामिल भी नहीं करते थे, आप तो शामिल भी किया, और कम से कम ये तो हुआ कि कुछ तो अधिकार मिला, कुछ तो अधिकार मिला। बजट पर चर्चा भी कर रहे हैं, जानने का भी अधिकार मिला, हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाँ भले ठीक है, हमारे क्वेश्चन से आप संतुष्ट हो नहीं हो, उनके जवाब से हम संतुष्ट हैं नहीं है, लेकिन कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आ गए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये, खासकर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्यों? क्योंकि सर कई ऐसे क्वेश्चंस बने हैं इसमें, और सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है पता है,
कि भारत में अगर हम कम्युनल की बात करें, सांप्रदायिकता की बात करें, तो सांप्रदायिकता का जन्म सबसे पहले इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में देखने को मिलता है। भारतीय परिषद अधिनियम को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। कई लोग सोचेंगे सर मॉर्ले मिंटो दो लोग थे क्या कि एक लोग थे? भैया दो लोग थे। जैसे लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड से ही पता चल गया कि जितने भी वायसराय थे उनके नाम के पहले लॉर्ड लगता था। अब कई लोग सोचेंगे सर लॉर्ड क्यों लगाते थे? जैसे सर अपने नाम के पहले मिस्टर लगाते हो, श्री लगाते हो, तो उसके पहले लॉर्ड लगाते थे। माई बाप, सब कुछ तो यही थे, माई बाप कह लें या गॉड कह लें या जो कह लें। इस कारण से लॉर्ड मॉर्ले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कह दें या वायसराय कह दें, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि 1858 के एक्ट के बाद अब गवर्नर जनरल वायसराय कहे जाने लगे। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है, तो कह सकते हैं कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 also known as the Morley-Minto Reform. Lord Morley was the then Secretary of the State for India and Lord Minto was the Governor General of India. क्लियर है यहां तक? देखिए और इंपॉर्टेंट क्या बनेगा इसमें, कहा केंद्रीय विधान परिषद का सर नाम बदल दिया और कर दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझना सर कुछ नहीं था, केवल नाम में ना थोड़ी सी फेरबदल की गई थी। क्वेश्चन देखेंगे आप, कई बार पूछा गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल केंद्रीय विधान परिषद को कब से जाना गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से जाना गया। क्या कहा कि इस एक्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी, द फर्स्ट टाइम द राइट टू सेपरेट इलेक्टेड वाज गिवन टू द मुस्लिम, पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अब कई लोगों को लगेगा कि सर ये पृथक निर्वाचन मतलब हमें बातें नहीं समझ में आई, पृथक निर्वाचन है क्या? अब समझना है क्या ये। मान ले ये एक एरिया है और इस एरिया में ऐसा तो नहीं है केवल मुस्लिम पॉपुलेशन ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसमें जितने सारे पॉपुलेशन है, कहा क्या गया इस एक्ट के जरिए मुस्लिम बहुल जनसंख्या में जो कैंडिडेट होंगे वो मुस्लिम ही होंगे। यहां तक तो सही है, चलो सर अब इनकी जनसंख्या है तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट होंगे। एक जो गड़बड़ कर दिया इन्होंने कि मुस्लिम बहुल जनसंख्या में कैंडिडेट मुस्लिम ही होंगे, लेकिन जो वोटिंग राइट होगा केवल मुस्लिम को ही होगा। अब सोचिए इस क्षेत्र में हिंदू भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, सर आपने तो वोटिंग राइट ही छीन लिया। यहीं से सांप्रदायिकता का जन्म देखने को मिला, यहीं से कम्युनल का जन्म देखने को मिला, और यहीं से अंग्रेज पूरी तरीके से डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति उभर कर सामने आ जाती है। ऐसा अगर उसका देखें जन्म तो 1905 में ही बंगाल के विभाजन में देखने को मिला, और बंगाल का विभाजन कर देते हो सर, और इसके बाद मुसलमानों के लिए एक अलग से मुस्लिम लीग की स्थापना करवा देते हो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। अरे बात समझ में, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया, आपके ऑप्शन में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 रहेंगे या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 रहेंगे, डजंट मैटर, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो मिंटो हैं सर उसको हम क्यों ना सांप्रदायिक निर्वाचनों का जनक कह दें, यानी लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचनों का जनक के रूप में जाना जाता है। मैं एक चीज थोड़ी से बताऊं आपको, एक कम्युनल अवार्ड होता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड और इधर अंबेडकर साहब के बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता उस समय। एग्जाम हॉल में लॉर्ड मिंटो के अलावा मैकडोनल्ड भी रहता है। कई सारे बच्चे कंफ्यूजन से सर सांप्रदायिक पंचायत निर्वाचन कम्युनल अवार्ड तो इस समय हुआ था, तो क्यों ना मैकडोनल्ड को मान दें, सर गलत है।
मैंने कहा इस सांप्रदायिकता सबसे पहले जो वर्ड है ये कहां निकल कर आया? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 सर। इस कारण से लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचनों का जनक कहेंगे। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए, एक जो अच्छी चीज थी भारतीयों के लिए ये थी। अब ये क्या है? द फर्स्ट टाइम, पहली बार वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, यानी वायसराय काम करेंगे अपने काउंसिल्स के जरिए, उसमें पहली बार एक भारतीयों को एंट्री मिली। यानी धीरे धीरे अब हमें भी कुछ ना कुछ अधिकार मिलने लगा, धीरे धीरे हम भी लेजिस्लेटिव के बारे में जानने लगे। तो क्वेश्चन क्या आएगा? पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को एंट्री कब मिलती है? भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, 1909, या कह सकते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। एक क्वेश्चन और बनेगा, जब भारतीयों को एंट्री मिली तो वो कौन थे पहले भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो बिहार से थे। कहां से थे? बिहार से थे। और इन्हें लॉ मेंबर यानी विधि सदस्य के रूप में एंट्री मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आ जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने कई सारे चेंजेस किए भारत में। अब देखिए, अब इसे भी देखेंगे तो आगे चलकर इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसा हमने 1909 को देखा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, वैसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दैट मीन्स मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के वायसराय। दो लोगों ने मिलकर इसे डिजाइन करा था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की एक संसद का एक अधिनियम था। एक चीज जो अच्छी बातें थी ये सर, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, इट वाज पास्ड टू एक्सपैंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये क्यों लाया गया था? भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। एक चीज जो बैड एलिमेंट की बात करें इस एक्ट का, वो क्या था? जिस तरीके से 1909 के अधिनियम में कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में मुसलमानों को मिला, सर ये एक कदम बढ़ाकर पता है क्या कर दिया? सिख को कर दिया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन एक कदम और आगे बढ़ गया। अब किसको मिल गया? सिख को मिल गया सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में। यानी कह सकते हैं कि सर ये 1919 का अधिनियम का कह दें कि परदादा निकला। ये परदादा इन द सेंस कि इसने क्या किया भाई, कम्युनल को बंद करो ना, लेकिन इसने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। क्लियर है? यहां तक आ रही बात समझ में? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन क्या होगा इसका। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। वही कहा पहले कि इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, जहां मॉन्टेग्यू तत्कालीन राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय थे, भूलना नहीं है। ठीक है, वायसराय थे, भूलना नहीं है। इस वायसराय के समय में कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इन्हीं के समय हुआ। रॉलेट एक्ट कब आया? इन्हीं के समय आया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के समय हुआ। कई सारी घटनाएं। फिर आप देखोगे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मूवमेंट, यानी जितनी सारी जो घटनाएं घटी है महत्वपूर्ण रूप से गांधी जी के आने के बाद, सब सर किनके समय? तो चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आप देखेंगे एक पॉइंट है आपका, इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म एट सेंटर। केंद्र में पहली बार द्विसदन की व्यवस्था की गई। अब सोचेंगे सर ये द्विसदन क्या है? बहुत परेशान करता है। द्विसदन दैट मीन्स कहें हम, कहा क्या? केंद्र में। तो सर केंद्र में अभी भी तो दो सदन काम करता है हमारा। कौन कौन सा काम करता है सर बता दो। देखो सर, राज्यसभा और लोकसभा, हो गया दो सदन। लोकसभा
हो गया 2 सदन। तो पहली बार केंद्र में 2 सदन की व्यवस्था की गई। जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि पहली बार द्विसदन की व्यवस्था की गई कब, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। कहां, केंद्र में। यानी है ना 2 सदन, ये ऊपरी सदन, ये निचली सदन, अपर हाउस लोअर हाउस। तो ऊपरी सदन को राज्य परिषद का नाम दिया गया। द अपर हाउस वाज नेम्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी अभी भी हम ऊपरी सदन को, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट तो बोलते हैं, राज्य परिषद तो बोलते हैं। एक चीज देखिए, अब क्या हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान ले आया गया। यानी पहले 1892 में इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन था, अब 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान लाया गया। अब देखना कैसे चेंजेज हो रहा है, कैसे भारतीयों को अधिकार भी मिल रहा है और कैसे धीरे धीरे हमें बाद में जब संविधान की संरचना कर दी जाती है तब यही सब चीज सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, क्या पॉइंट बना, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पहली बार द्विसदन की व्यवस्था की गई कब, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। तो कहां, सेंटर में, केंद्र में। प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कब लाया गया, 1919 में लाया गया। अब आगे देखिए, एक चीज आप देखेंगे, लोक सेवा आयोग की स्थापना, यानी आज का जो रूप है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना की जाती है 1926 में। यानी 1919 के अधिनियम में लाया गया, स्थापना कब किया, 1926 में। ड्यूल गवर्नेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंशियल, प्रांतों में द्वैध शासन को लाया गया। अब सोचो कि सर केंद्र में बाइकैमरलिज्म था, वो द्विसदन था, द्वैध शासन नहीं। ठीक है, तो द्वैध शासन क्या है सर, सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा, स्थानांतरित और आरक्षित। अब ये जो स्थानांतरित और आरक्षित में डिफरेंसेस क्या पता है, आरक्षित जो रिजर्व्ड था उसकी हम बात करें, इसमें डिफेंस, फाइनेंस, यानी जो पैसा कौड़ी पावर वाला जो बात था ना, वो वायसराय के अधिकार में रहा, और स्थानांतरित के अंतर्गत जो सब्जेक्ट थे उसे दे दिया गया प्रोविंशियल के तहत, सर आप कानून बनाओ। यानी जो पावर वाली बात थी, चाहे पैसे की बात हो, पुलिस प्रशासन की बात हो, वो आरक्षित में रहा है। आरक्षित कौन देखेगा, वायसराय देखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे देखें। अब देख लें एग्जाम्पल के रूप में कि हस्तांतरित जो ट्रांसफर्ड लिस्ट था वो कौन कौन सा है। अब देखो, एग्रीकल्चर है, सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, हेल्थ है और एजुकेशन है। यानी जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, सब के सब वायसराय के अंदर रहा है। यानी द रिजर्व्ड लिस्ट, जो आरक्षित सूची थी, कौन सा, रक्षा, रक्षा के जगह पे, डिफेंस के जगह पे हम सैन्य भी कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम हॉल में डिफेंस के जगह पे ना देकर केवल सैन्य दे देगा, तो समझना पड़ेगा। फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले, भारत का संबंध किससे होगा, नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा, वायसराय करेंगे। और कम्युनिकेशंस, संचार, आप देखेंगे संचार अभी भी अगर हम बात करें भारत की एट प्रेजेंट टाइम, ये केंद्र सरकार के अंदर है। जब हम लोग आगे शेड्यूल पढ़ेंगे तब और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि शेड्यूल के अंतर्गत जो 7th शेड्यूल है वो कौन कौन सा आएगा। एक इंपॉर्टेंट जो टर्म देखेंगे यहां, द प्रीएम्बल वाज एडेड इन द फर्स्ट टाइम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। प्रस्तावना को पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 में जोड़ा गया था। जब प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो याद रखना, प्रीएम्बल भारतीय संविधान की आत्मा है, जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में। ठीक है, यानी प्रस्तावना शब्द को पहली बार प्रयोग किया गया था किस अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यह सब क्यों लाया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है भारत में, सॉरी लंदन में, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में। अब सर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना। तब 3 गोलमेज सम्मेलन, आखिर ये सम्मेलन बुलाया क्यों गया था, साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया
उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें से पहले सम्मेलन और तीसरे सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस जाती है और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लेते हैं। जब यह एक्ट आ गया, और एक चीज ये भी सुन लीजिए, इस एक्ट का सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है। जब हम लोग सोर्सेस पढ़ेंगे यानी भारतीय संविधान के स्रोत, तब चर्चा करेंगे कि सबसे ज्यादा प्रभाव यानी लगभग 250 आर्टिकल्स इसी एक्ट से उठाए गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि अब तक का यह ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा पारित सबसे लंबा एक्ट है, अधिनियम है। यानी कहें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज originally passed in August 1935 and is said to have been the longest यानी किसका? भारत का नहीं, ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एवर इनेक्टेड बाय दैट टाइम। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है मूल रूप से अगस्त 1935 में पारित किया गया था, और कहा जाता है क्या उस समय तक संसद का सबसे लंबा अधिनियम था। अब हमें देखना है कि इसकी जो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, क्योंकि हमारा मोटो क्या है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। और याद रखना जो संविधान है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। अगर अभी इन द सेंस आप जो देखोगे, रेलवे का पेपर हुआ है, यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, कई सारे क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी से, ठीक है, क्योंकि सर ये करंट सिनेरियो है हमारा, मतलब सर्कुलर चलता रहता है। आप राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, गवर्नर की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल, कैग, सब कुछ ये करंट सिनेरियो है। इसलिए इसे एज करंट के रूप में क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए इसमें इसका फीचर्स क्या है। सबसे पहले अगर हम फीचर्स की बात करें, अबॉलिश द डायरेक्ट गवर्नेंस, यानी जो द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। कैसे भैया, अभी कुछ देर पहले चर्चा किया 1919 के अधिनियम से। प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया? 1919 के अधिनियम से। अब करते क्या है साहब, 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, केंद्र में द्वैध शासन ले आया। अब आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने मन में। जब आपके एग्जाम में रहे केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया? 1935। प्रांत में प्रोविंसेस में द्वैध शासन डायरेक्ट की कब लाया गया? 1939 में। और 1919 में 1919 में प्रांत में द्वैध शासन लाया जाता है, और 1935 के अधिनियम में इसे हटा दिया जाता है। क्लियर है? यानी हमेशा जो दो चेंजेस हुए हैं इसे याद रखना पड़ेगा। सीधा शब्दों में कहें, प्रांत में 1919 में लाया गया, 1935 में हटाया गया, और 1935 में प्रांत में हटाकर केंद्र में ले आया गया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब एक चीज जो ऐड की गई इसमें, द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स इनटू आइटम्स ऑफ 3 लिस्ट्स। यानी अब इसने क्या किया, अधिनियम ने केंद्र और इकाई मतलब प्रोविंसेस, इकाई दैट मीन्स प्रोविंसेस के बीच की शक्तियों को 3 सूचियों में बांट दिया। सर याद होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे ना, तो फिर हम लोग देखेंगे आगे अनुसूची 7 देखेंगे। अनुसूची 7 में सब्जेक्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, अब सोचो ये जो सब अनुसूची 7 है किसकी देन है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की। तो कह सकते हैं ना, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन कर सकते हैं, अनुसूची 7 की चर्चा सबसे पहले किस एक्ट में की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची केंद्र सरकार कानून बनाएगी, प्रांतीय सूची प्रांतीय सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची दोनों कानून बनाएंगी। सब्जेक्ट इक्वल हो गया, केंद्र सरकार का जो कानून होगा वो मान्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आ जाए 1935 से और क्या किया गया। एक जो चेंजेस हुए हैं, अब काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म कर दिया गया, भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होगा 1937 में। उसके पहले क्या कर दिया गया,
11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रस्तुत किया गया, बाइकैमरलिज्म सिस्टम लाया गया। यानी अभी समय की बात करें तो भारत में 7 राज्यों में द्विसदन है। एक ट्रिक के जरिए समझते हैं, कुंभ जाट, यानी एट प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में कितने राज्यों में 2 सदन हैं, तो 7 राज्यों में उड़ीसा सरकार ने कहा है कि हम भी बनाएंगे, ये फ्यूचर की बात है। 7 राज्य में कर्नाटक 1, यूपी 2, महाराष्ट्र 3, बिहार 4, जम्मू कश्मीर 5, आंध्र प्रदेश 6, तेलंगाना 7। यानी कुंभ जाट एट प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में भारत के 7 राज्यों में द्विसदन की व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। वैसे ही सबसे पहले कहें व्यवस्था 1935 के अधिनियम में लाया गया था और 6 राज्यों में। तो कौन कौन से प्रांत थे उस समय? असम थे, बंगाल थे, बंबई थे, बिहार थे, मद्रास थे। और संयुक्त प्रांत की बात करेंगे तो 1937 में संयुक्त प्रांत कहें हम, जिसे आज हम यूपी जानते हैं, जिसे आज हम यूपी उत्तर प्रदेश जानते हैं। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए आगे देखिए। अब 1935 को जो सबसे बड़ी फीचर्स थी पता है क्या है? एस्टेब्लिश्ड ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कभी कभी क्वेश्चन फंसाने के लिए करता है, कब की गई? 1936। सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो पता है पहले ही देखें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और फेडरल कोर्ट की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी पूरे संघ का एक हाई कमान होगा न्यायालय के रूप में, तो दिल्ली में किया गया 1936 के तहत। 1935 के एक्ट के तहत कब? 1936 में। ठीक है, आगे देखिए। अब कहा जब ये एक्ट पारित हो गया, एक्ट पारित होने के बाद पता है क्या कहते हैं हमारे माननीय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? सर इसमें कुछ तो है नहीं, भारतीयों को बांधने का एक नया तरीका, यानी दिस एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का नया बंधन कहा गया। क्वेश्चन आता है, दास्ता का नया बंधन किस एक्ट को कहा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। दास्ता का बंधन भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा गया। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। एक एक चीज क्लियर करते चलिए, क्योंकि बाद में जब एग्जाम हॉल में पहुंचे तो कोई भी इफ बट की गुंजाइश ना रहे। दास्ता का नया बंधन किसे कहा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलिए अब आ गया लास्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, पता है 1934 में, समझना थोड़ी सी, एम.एन. रॉय साहब डिमांड करते हैं संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। 1935 में तो कुछ नहीं हुआ। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और उस अगस्त ऑफर के जरिए कहा गया ठीक है भैया आपकी मांग है, मैं आपकी मांग को ध्यान में रखूंगा और लाऊंगा, और कैबिनेट मिशन आता है और भारत में संविधान सभा बन जाती है। लेकिन सर वो संविधान सभा की बात करेंगे जब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन ये देख लें कि भारत को आजादी मिलेगी तभी तो हमारा संविधान बनकर तैयार होगा फुल फ्लेज। तो इस कारण से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्ट रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947 and Pakistan came into being on August 14 and India on August 15 as 2 new countries। ये जब एक्ट आया तो एक्ट आने के बाद जैसा कि आपको पता है संविधान सभा में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं की थी। भैया हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, हाँ तो ले लो ना, किसने रोका है? सर उस समय ऐसी स्थिति थी, दंगा भड़क गया था, गांधी जी बेचारे हैरान परेशान एकदम। जिस दिन देश आजाद हुआ गांधी जी कलकत्ता में बैठे हुए थे और पता है उस दिन बीबीसी लंदन से, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं, बीबीसी लंदन से पूछा जाता है कि बापू मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। क्यों? अब तो देश आजाद हो गया, अब तो आपके इंटरव्यू पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्री सुनेंगे। तो बापू कहते हैं
कि भाई एक काम करो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से इंटरव्यू ले लो। को नहीं बापू मुझे आपकी इंटरव्यू चाहिए। तब बापू झिल्ला के कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती है। सोचो इतने दर्द थे उस दिन उस बंदे में। यानी सोचिए सर 1915 से लेकर लगातार जो लड़ाई लड़ा भारत की आजादी में, बदले में क्या मिला? भारत का 2 भागों में बंटवारा और पूरा मार काट मचा हुआ था 1947 में। तो इस एक्ट के जरिए भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, पाकिस्तान और इंडिया। क्लियर है? आगे देखिए। डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सवर्जन स्टेट। भारत एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में घोषित हो गया। अब सर कई लोग सोचते हैं सर ये स्वजन स्टेट क्या है, प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या है? प्रभुत्व संपन्न यानी आपका जो सरकार होगा ना, वो एक तरह से कह सकते हैं पूरी शक्ति जनता में निहित है। यानी अब आपके ऊपर कोई शासन नहीं करेगा, देश के मालिक भी भारत की जनता में से चुने जाएंगी। ठीक है, अरे बात समझ में। और स्टेब्लिश्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट बोथ द सेंटर एंड प्रोविंसेस। केंद्र प्रांत दोनों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना कर दी गई और संवैधानिक प्रधान के रूप में भारत के वायसराय को नामित किया गया। यानी कह सकते हैं कि भारत के वायसराय के रूप में माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बने। भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन। लेकिन अगर फाइनली आप लोग सोच रहे होंगे सर अंतिम जब ये है तो श्री राजगोपालाचारी क्या है? हाँ, श्री राजगोपालाचारी वाज फर्स्ट इंडियन वायसराय एंड लास्ट इंडियन कह दे वायसराय। यानी श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम वायसराय थे जो प्रथम भारतीय वायसराय थे। यानी ये थी कहानी डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे होता है। जब आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब देखेंगे कि आगे कहानी क्या बढ़ती है, यानी अब कैसे संविधान का निर्माण होगा, क्या होगा। ठीक है, अरे बात समझ में। तो यहां तक हम लोग का क्लियर हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।